नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे पंजाब के सीएम भगवत मान की। भगवत मान की दुल्हनियां आखिरकार गुरप्रीत कौर बन गई हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने इस शादी में पिता की रस्में निभाई, जिसके बाद भगवत मान की शादी पर अकाली दल ने भी तंज कसा है। भगवत मान और गुरप्रीत कौर की शादी आखिरकार पूरी हो गई है। दोपहर 12 बजे करीब दोनों शादी के बंधन में बंध गए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल परिवार समेत शादी में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने ही शादी में पिता की रस्में अदा की थी। शादी में सीमित मेहमानों को बुलाया गया था। शादी का कार्यक्रम सीएम आवास पर ही रखा गया था। शादी से पहले मान का रास्ता सालियों ने रोका और फिर रिबन काटकर नेक वाला पैसा भी लिया गया। बता दें कि पंजाब के इतिहास में पहली बार किसी सीएम की शादी पद पर रहते हुई है। शादी से ठीक पहले भगवत मान की दुल्हन गुरप्रीत कौर ने फोटो ट्वीट की। इसके साथ ही उन्होंने दिन सगना दा चढ़िया भी लिखा। बता दें कि 32 साल की गुरप्रीत कौर और भगवत मान की उम्र 48 साल की है, जो कि उनसे 16 साल छोटी हैं। दोनों की मुलाकात करीब 4 साल पहले हुई थी। भगवत मान की यह दूसरी शादी है। पहली पत्नी से उन्होंने 2015 में ही तलाक लिया था। आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के सीएम भगवत मान की दूसरी शादी पर अकाली दल ने तंज कसा। अकाली दल के प्रवक्ता और सीनियर नेता डॉक्टर दलजीत चीमा ने इस पर कमेंट किया। हरियाणा के डॉक्टर गुरप्रीत कौर संग शादी पर भगवत मान ने सीमित गेस्ट हाउस में मेहमानों को बुलाया था। अकाली दल के नेताओं को भी इसमें न्योता नहीं दिया गया था। अकाली दल के सीनियर नेता डॉक्टर दलजीत चीमा ने इस पर कमेंट किया। उन्होंने ट्वीट पर लिखा कि आज मेरे दोस्त की शादी है। भाग्यशाली जोड़े और सभी पंजाबियों को बधाई। आपके सिर पर भगवान की कृपा हो। लेकिन यह थोड़ा कष्टप्रद है कि हमें आमंत्रित नहीं किया गया। इतना ही नहीं, शादी की तैयारियों पर दिलजीत चीमा ने आगे कहा कि दिल्ली मॉडल के बाद अब पंजाब सरकार इमरान खान मॉडल पर आ गई है। यहां चीमा ने मान की दूसरी शादी पर तंज कस रहे थे। बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने भी 3 शादियां की थी, जिसको लेकर अकाली दल ने भगवत मान को लेकर तंज कसा। लेकिन आखिरकार आपको बता दें कि भगवत मान और गुरप्रीत कौर की शादी पूरी हो चुकी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पिता की रस्में अदा की। शादी में सिर्फ कुल गिने चुने मेहमानों को ही बुलाया गया था। शादी से पहले मान का रास्ता उनकी सालियों ने रोका और फिर रिबन कटाई का नेक वाला पैसा भी लिया गया। बता दें कि पंजाब के इतिहास में ऐसा ये पहली बार हुआ है कि किसी सीएम की शादी पद पर रहते हुई हो। जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। मेरी ओर से मान साहब की पूरी फैमिली भाई कैसे याद करें मेरा हाथ बेबे जी को, मान साहब की सिस्टर को और हमारी होने वाली परजाई जी को, सबको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ। एक छोटा सा फंक्शन रखा है, एक रस्म रखी है, बस घर परिवार के लोग शामिल हो। बुलेटिन में बात अब महाराष्ट्र की कर लेते हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा है। थाने के 67 पार्षदों में से 66 पार्षद अब शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। शिवसेना में बड़ी बगावत के बाद एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बन गए और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम की कुर्सी संभाल रहे हैं। इसके बाद भी शिवसेना की अंदरूनी कलह अभी खत्म नहीं हुई है। विधायकों के बाद अब संख्या में सांसदों के भी पार्टी नेतृत्व में बगावत के कयास लग रहे हैं। इस बीच नए घटनाक्रम के तहत पार्टी ने सांसद भावना गवली को लोकसभा में शिवसेना के चीफ व्हिप के पद से हटा दिया है। उनकी जगह पर उद्धव ठाकरे के करीबी कहे जाने वाले राजन विचारे को यह जिम्मेदारी दी गई है। शिवसेना के संसदीय दल के नेता संजय राउत ने संसदीय कार्य में मंत्री प्रहलाद जोशी को लिखे पत्र में पार्टी के इस फैसले की जानकारी दी। संजय राउत ने पत्र लिखा कि आपको यह बताया जाता है कि शिवसेना के संसदीय दल के ने राजन विचारे को लोकसभा में भावना गवाली के स्थान पर पार्टी का चीफ व्हिप नियुक्त किया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है। इस फैसले के बाद
विधायक दल में फूट हो सकती है। अब शिवसेना के संसदीय दल में भी टकराव के आसार बढ़ गए हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बाद भावना गवली ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा था। इसमें भावना गवली ने कहा था कि एकनाथ शिंदे की भूमिका सही थी। उसके बाद से ही चर्चा है कि शिवसेना के 12 सांसद एकनाथ शिंदे के गुट में साथ जा सकते हैं। इसमें सबसे आगे भावना गवली का नाम है। शायद इसी के चलते शिवसेना ने अपने चीफ व्हिप के पद से उनको हटा दिया है। अब देखना यह होगा कि इस फैसले पर भावना गवली का क्या रिएक्शन आता है। भावना गवली एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे समेत कई लोगों की ओर से बगावत का ऐलान किया जा चुका है। बता दें कि मंगलवार को मुंबई में शिवसेना सांसद राहुल सेवाले ने भी उद्धव ठाकरे को एक पत्र भेजा। इसमें राहुल ने बीजेपी के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से समर्थन की गुहार लगाई थी। सांसदों के रवैये से ये साफ है कि राष्ट्रपति चुनाव में अगर शिवसेना विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करती है तो बगावत दिखेगी और क्रॉस वोटिंग भी शिवसेना में हो सकती है। 16 में से करीब 12 सांसद द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट डाल सकते हैं। ऐसा होता है तो फिर यह शिवसेना के संसदीय दल में बड़ी फूट साबित होगी। हालांकि शिवसेना के संसदीय दल के अंदर अंदरूनी कलह की बात काफ़ी पहले से सामने आ रही है, लेकिन अब बगावत के साथ साथ माना यह जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान शिवसेना के सांसद न सिर्फ क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं बल्कि बगावत भी कर सकते हैं। यही कारण है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भावना गवली को चीफ व्हिप का पद से हटा दिया है। दरअसल इस समय उद्धव ठाकरे एक एक कदम काफ़ी सोच समझ कर रख रहे हैं। हालांकि माना तो यहाँ तक जा रहा है कि शिवसेना के कई सांसद एक साथ बगावत करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल उद्धव ठाकरे अपने सांसदों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से शिवसेना के अंदर इन दिनों बगावत की बयार बह रही है उसको रोक पाने में उद्धव ठाकरे कितने सफल हो पाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना के सांसदों ने संकेत दिए हैं और खासकर की भावना गवली ने चीफ व्हिप पद से हटाया गया है तो इसके मायने एकदम साफ हो गए हैं कि शिवसेना संसदीय दल में बगावत की बुनियाद अब पड़ चुकी है। हालांकि सांसदों को रोकने के लिए शिवसेना ने संजय राउत को मैदान में उतारा है, लेकिन संजय राउत इस मैदान में कितनी सफलता हासिल करते हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि महाराष्ट्र की सत्ता गंवाने के बाद अब शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे को एक और झटका लगा है। ठाणे नगर निगम में अब शिवसेना के हाथ से फिसल गई है। दरअसल यहां शिवसेना के 67 में से 66 पार्षद एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। शिवसेना के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि सभी 66 शिवसेना पार्षदों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके आवास पर मुलाकात की है। मुंबई नगर निगम के बाद ठाणे नगर निगम महाराष्ट्र की दूसरी सबसे अहम और बड़ी निगम है। ठाणे से शिंदे ने की राजनीति की शुरुआत की थी, जिसके बाद एकनाथ शिंदे की ठाणे में मजबूत पकड़ मानी जाती है। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत भी यहीं से की थी। उन्होंने 1997 में ठाणे नगर के निगम चुनाव में पार्षद का चुनाव जीता था और 2001 में नगर निगम सदन में विपक्ष के नेता भी रहे हैं। इसके बाद 2002 में वे दूसरी बार ठाणे से निगम पार्षद बने। एकनाथ शिंदे 2004 में ठाणे विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे। इसके बाद से वे 2009, 2014 और 2019 में ठाणे की कोपरी पचपाखड़ी सीट से चुनाव जीते थे। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बाकी नगर निगमों में भी क्या उद्धव ठाकरे के साथ बगावत के सुर देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब ठाणे के 67 में से 66 पार्षद एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने सीएम पद की शपथ ली और देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम पद के त्याग की पूरी कीमत बीजेपी वसूल लेगी। सीएम बनने पर शिंदे खेमे में मंत्री पद कम हो सकते हैं। महाराष्ट्र की नई बनी एकनाथ शिंदे सरकार में फिलहाल 2 ही लोगों ने शपथ ली है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए हैं और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम के तौर पर
काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक कैबिनेट विस्तार का इंतजार है। 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला होने वाला है। माना जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट में बहुमत हासिल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से एकनाथ शिंदे सरकार को कोई झटका नहीं लगेगा। ऐसे में अब बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों के बीच मंत्रालयों के बंटवारे पर चर्चा होने लगी है। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक भले ही पार्टी ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर त्याग दिखाने का प्रयास किया है, लेकिन विभागों के बंटवारे में वह अपर हेड चाहेगी। चर्चा यह है कि बीजेपी के खाते में वित्त, राजस्व और गृह मंत्रालय रहेंगे। इसके अलावा शहरी विकास मंत्रालय और सड़क मंत्रालय एकनाथ शिंदे गुट के खाते में जा सकते हैं। एकनाथ शिंदे खुद उद्धव ठाकरे सरकार में शहरी विकास मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे थे। हालांकि एकनाथ शिंदे इस बात से खफा थे कि पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और आदित्य ठाकरे दोनों विभागों के मामलों में दखल दे रहे थे। ऐसे में देखना यह होगा कि बीजेपी के साथ सरकार चलाते हुए इन दोनों विभागों पर एकनाथ शिंदे का पूरा नियंत्रण होगा या नहीं। एकनाथ शिंदे के समर्थन में कुल 39 विधायक शिवसेना को छोड़कर उनके साथ आए हैं और सरकार को समर्थन दिया है। इन विधायकों में से 8 लोग मंत्री थे। ऐसे में इस बात पर नजर रहेगी कि शिंदे समर्थक कितने विधायकों को मंत्रिपरिषद में जगह मिलती है। सरकार गठन से पहले चर्चा थी कि अगर बीजेपी के पास सीएम पद जाता है तो फिर 13 मंत्री पद एकनाथ शिंदे के खाते में जा सकते हैं। इनमें से 8 लोगों को कैबिनेट मंत्री बनाने और 5 लोगों को राज्य मंत्री का पद देने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब एकनाथ शिंदे सीएम बन गए हैं और उनके कोटे के मंत्री पदों में कुछ कमी आ सकती है। गौरतलब है कि एकनाथ शिंदे गुट के अलग होने के चलते शिवसेना पर ही संकट आ गया है। पार्टी के मुखिया उद्धव ठाकरे फिलहाल शिवसेना को अपने नियंत्रण रखने की कवायद में जुटे हैं। उन्होंने मंगलवार को कहा था कि मैं वफादार शिव सैनिकों और गद्दारों के बीच घिर गया हूं। उनका कहना था कि मैं जल्द ही बीच का कोई रास्ता निकालने पर विचार करूंगा। हालांकि इस पूरे मामले को अगर करीबी से समझा जाए तो एक बात साफ हो जाती है कि महाराष्ट्र में जो मलाईदार मंत्री पद होंगे वो बीजेपी लेगी, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी और अपने मुख्यमंत्री चेहरे के साथ समझौता करने के बाद इसकी पूरी वसूली करेगी। और शायद यही कारण है कि अभी महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्रियों को लेकर क्या रणनीति बन रही है, इस पर ना तो बीजेपी अपने पत्ते खोल रही है और न ही एकनाथ शिंदे गुट, क्योंकि माना यह जा रहा है कि यहाँ पर कैबिनेट बंटवारे को लेकर अंदर ही अंदर चर्चा की जा रही है और साथ ही इस बात पर यूँ बनाने की कोशिश की जा रही है कि कैबिनेट का बंटवारा इस तरीके से किया जाए जिससे बीजेपी और शिंदे गुट में कोई तकरार की स्थिति पैदा ना हो। हालांकि कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि बीजेपी शिंदे को समर्थन देने के लिए बीजेपी ने यही शर्त रखी थी कि आपको मुख्यमंत्री हम बना देंगे, लेकिन मलाईदार और पावरफुल पद हम अपने पास रखेंगे। अब यहाँ पर देखने लायक बात यह है होगी कि इस पूरे गुणागणित का परिणाम क्या निकल कर सामने आता है। तो फिल्म मेकर लीना की फिल्म काली का विवाद अभी तक खत्म नहीं हुआ। उसके बाद भी अब लीना ने एक और ट्वीट करके विवाद बढ़ा दिया है। फिल्म मेकर लीना की फिल्म काली के पोस्टर पर विवाद अभी थमा नहीं है। इस बीच उन्होंने एक और ट्वीट किया। उनके इस नए ट्वीट पर विवाद शुरू हो गया। लीना ने भगवान शिव और मां पार्वती की आपत्तिजनक तस्वीरें शेयर की हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। गौरतलब है कि काली के विवादित पोस्टर को लेकर उनके खिलाफ कई राज्यों में केस दर्ज हो चुका है। लीना ने गुरुवार सुबह एक और आपत्तिजनक ट्वीट किया। ट्वीट की गई तस्वीर में भगवान शिव और मां पार्वती का रोल कर रहे 2 कलाकार हैं। भगवान के वेश में दोनों कलाकार धूम्रपान करते नजर आ रहे हैं। लीना के इस ट्वीट पर विवाद फिर से शुरू हो गया। बीजेपी ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस पर टिप्पणी की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि यह रचनात्मक अभिव्यक्ति की बात नहीं है, यह जानबूझकर उकसावे के लिए किया गया है। पूनावाला ने आगे कहा कि हिंदुओं को गाली देना धर्मनिरपेक्षता है, हिंदू आस्था का अपमान करना उदारवाद है। लीना का हौसला इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि लेफ्ट पार्टियां कांग्रेस, टीएमसी
उनको सपोर्ट कर रही है। पूनावाला ने यह भी कहा कि अब तक टीएमसी ने महुआ मोइत्रा पर कोई एक्शन नहीं लिया है। बता दें कि विवाद की शुरुआत लीना की डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर से शुरू हुई थी। इस पोस्टर में मां काली को धूम्रपान करते हुए दिखाया गया था। साथ ही उनके एक हाथ में LGBT समुदाय का सतरंगी झंडा भी नजर आ रहा था। इस फिल्म का निर्माता लीना ने यह विवाद शुरू किया। विवाद बढ़ने के बाद ट्विटर ने लीना पर कार्रवाई करते हुए उनके पोस्ट को हटा दिया था, जिसमें उन्होंने फिल्म काली का पोस्टर शेयर किया था और उसके बाद फिर उन्होंने एक और ट्वीट कर पोस्टर शेयर किया, जिसके बाद विवाद और गर्मा गया। और एक बात और सुनना, हम किसी के विरोधी नहीं है, किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत नहीं होना चाहिए, किसी धर्म की भावनाओं को आहत नहीं होना चाहिए। अभी काली मां का अपमान किया गया है, आज आपने देखा होगा FIR मध्य प्रदेश में हो गई है। हमने कहा भाई हम नहीं छोड़ेंगे, मैया का अपमान भी सहन नहीं करेंगे। किसी की आस्था को चोट किसी भी कीमत पर नहीं पहुंचानी चाहिए। आज हम एक पत्र ट्विटर को भी लिख रहे हैं कि जो धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले इस तरह के ट्वीट जो होते हैं, कुछ विकृत मानसिकता के लोग इस तरह के जो ट्वीट लगातार करते हैं, जैसे काली फिल्म की डायरेक्टर लीना मणिमेकली जी ने किया है। इस तरह के जो ट्वीट हैं, कभी बीड़ी पीते हुए काली का, कभी शंकर जी का जो जारी कर रहे हैं, तो ऐसे विकृत मानसिकताओं के लिए जो धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले चित्र हैं और ट्विटर को टूल की तरह उपयोग जो कर रहे हैं, इसको वो रोकें अपने स्तर पर और इसकी स्कैनिंग की व्यवस्था करें, जिसकी वजह से स्कैनिंग के बाद से इस तरह की चीजें ना आए जो भावनाओं को आहत करती हूं। ऐसा मैं ट्विटर को भी पत्र लिखने जा रहा हूं। बुलेटिन में बात अब कोरोना मामलों की कर लेते हैं। दरअसल बीते 24 घंटे में कोरोना के 18,930 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में मौतों के आंकड़े की बात करें तो कोरोना से 35 लोगों की जान गई है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,930 केस सामने आए हैं। इसके अलावा 35 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। अब पूरे भारत में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,19,457 हो चुकी है, जबकि पॉजिटिविटी रेट की अगर बात करें तो पॉजिटिविटी रेट 4.32 हो चुका है। भारत में अब तक कोरोना के 4,35,66,739 केस सामने आ चुके हैं। 5 सबसे ज्यादा संक्रमित राज्यों की बात करें तो केरल में 4,113 नए केस कोरोना के मिले हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में 3,142 मामले सामने आए हैं। तो वहीं तमिलनाडु में 2,743 मामले सामने आए हैं और बंगाल में 2,352 मामले सामने आए हैं। वहीं बात कर्नाटक की करें तो कर्नाटक में 1,127 केस सामने आए हैं। ये ऐसे 5 राज्य हैं जहां से सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमितों के मरीजों की तादाद मिली है। इन 5 राज्यों में देश के कुल केस के 71.19% केस शामिल हैं। केरल में अकेले 21.73 केस मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 35 लोगों की पूरे देश में जान गई है और अब तक 5,25,305 लोगों की कोरोना मौत पूरे देश में हो चुकी है। और रिकवरी रेट की बात करें तो 98.521 रिकवरी रेट पहुंच चुका है। भारत में पिछले 24 घंटे में 14,650 मरीज ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में एक्टिव केस 4,245 बढ़ चुके हैं। बीते 24 घंटे में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है और बीते 24 घंटे की बात करें तो बीते 24 घंटे में 4,245 केस कल की तुलना में ज़्यादा आए हैं। कुल एक्टिव केस अब बढ़कर 1,19,457 हो चुके हैं और बीते 24 घंटे में देश में कोरोना वैक्सीन की 11,44,479 डोज लगाई जा चुकी हैं और अब तक कोरोना वैक्सीन की 198,33,18,772 डोज लग चुकी हैं। तो लगातार कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और बीते एक दिन पहले की बात करें तो कोरोना के मामलों में 4,000 से ज़्यादा नए बढ़ोतरी
के मामले सामने आए हैं। अब पूरे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना मामले 18,930 पहुंच चुके हैं और एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,19,000 से भी ज़्यादा पार पहुंच चुकी है। तो बुलेटिन में बात अब मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी मामले की कर लेते हैं। आपको बता दें कि जर्मनी में जुबैर की गिरफ्तारी को लेकर भारत पर निशाना साधा है। जर्मनी ने जुबैर की गिरफ्तारी पर चिंता जताई है। धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक पत्रकार मोहम्मद जुबैर का मामला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका है। जर्मनी ने पत्रकार जुबैर की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताता है, इसलिए उससे उम्मीद की जाती है कि वह अभिव्यक्ति की आज़ादी और प्रेस की स्वतंत्रता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को अपने यहाँ तरहीज दे। जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वैगनर ने कहा कि हम अक्सर दुनिया भर में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर जोर देते हैं और प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर प्रतिबद्ध हैं। यह बहुत ज़रूरी है और भारत पर भी लागू होता है। किसी भी समाज के लिए यह ज़रूरी है कि वहाँ बिना किसी रोक टोक और दबाव के पत्रकारिता हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाना चिंता का कारण है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों का उनकी पत्रकारिता के लिए उत्पीड़न नहीं होना चाहिए और ना ही इसके लिए उन्हें जेल में डाला जाना चाहिए। हम पत्रकार मोहम्मद जुबैर के मामले से वाकिफ़ हैं। नई दिल्ली में हमारा दूतावास इस मामले पर करीबी से नज़र बनाए हुए है। जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम इस मामले पर यूरोपियन यूनियन के हमारे साझेदारों से भी संपर्क करेंगे। ईयू में मामले पर भारत से बात की है। इस दौरान अभिव्यक्ति की आज़ादी और प्रेस की स्वतंत्रता का चर्चा विषय रहे हैं। भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, इसलिए भारत से उम्मीद की जाती है कि वह अभिव्यक्ति की आज़ादी और प्रेस की स्वतंत्रता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को तवज्जो दे। यहाँ पूछने पर कि इस मामले में भारत सरकार की आलोचना करने को लेकर जर्मनी हिचकता नज़र क्यों आ रहा है, इस पर प्रवक्ता ने जवाब दिया कि मैं यह नहीं कहूँगा कि आलोचना नहीं की गई है। हमने अभिव्यक्ति की आज़ादी और प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के सिद्धांतों पर बात की है। बता दें कि ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल उनके 2018 के एक ट्वीट का हवाला देकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, जिसके बाद जर्मनी में उनको लेकर आवाज़ उठनी शुरू हो गई। जर्मनी में कहा गया, जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ तौर पर यह कहा कि भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताता है, इसलिए उससे उम्मीद की जाती है कि वह अभिव्यक्ति की आज़ादी और प्रेस की स्वतंत्रता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर अपनी तवज्जो दे। जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्रिश्चियन वैगनर ने कहा कि हम अक्सर दुनिया भर में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर जोर देते हैं और प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर प्रतिबद्ध हैं। यह बहुत ज़रूरी है कि यह भारत पर भी लागू होता है। किसी भी समाज के लिए यह ज़रूरी है कि वहाँ बिना किसी रोक टोक और दबाव के पत्रकारिता हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाना चिंता का कारण है। उन्होंने आगे कहा कि पत्रकारों का उनकी पत्रकारिता के लिए उत्पीड़न नहीं होना चाहिए और ना ही इसके लिए उन्हें जेल में डाला जाना चाहिए। हम पत्रकार मोहम्मद जुबैर के मामले से वाकिफ़ हैं और नई दिल्ली में हमारा दूतावास इस मामले को करीबी से देख रहा है। बुलेटिन के आखिरी में बात अब मौसम की भी कर लेते हैं। दरअसल महाराष्ट्र और गुजरात सहित भारत के कई राज्यों में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। दक्षिण पश्चिम मानसून तटीय महाराष्ट्र और पश्चिमी तट पर प्रबल होने की संभावना है। इस वजह से महाराष्ट्र और गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश
हो सकती है। मुंबई में इसका साफ असर दिख रहा है, जहां रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। इसके अलावा राजस्थान, हिमाचल और मध्य प्रदेश में भी अगले कुछ दिनों के दौरान भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक मध्य प्रदेश और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, गुजरात के हिस्सों और दक्षिण राजस्थान, केरल के कुछ हिस्सों और ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। जम्मू कश्मीर और पंजाब और हरियाणा के उत्तरी हिस्सों में हल्की से मध्यम भारी होने की संभावना जताई गई है। तो वहीं दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, गंगेय पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु और राजस्थान के बाकी हिस्सों में भी हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं मध्य प्रदेश के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र मौजूद है। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच एक साथ ही मॉनसून टर्फ वर्तमान में अपनी सामान्य स्थिति से नीचे चल रही है और अरब सागर से महाराष्ट्र की ओर तेजी से पछुआ हवाएं भी चल रही हैं। इसको लेकर यह जताया गया है कि महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश होने की संभावना है। इन राज्यों में बारिश होगी और रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। एमडी ने नए मौसम पूर्वानुमानों के अनुसार मध्य महाराष्ट्र 8 जुलाई तक रेड अलर्ट पर है। आईएमडी ने कोंकण और मध्य महाराष्ट्र को शुक्रवार तक रेड अलर्ट पर रखा है। वहीं शनिवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गोवा, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बुधवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। उसके बाद 9 जुलाई को राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग से मिली ताज़ा जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के रायगढ़, रत्नागिरी और पर 9 जुलाई तक रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पालघर, पुणे, कोल्हापुर और सतारा में 8 जुलाई तक रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई और ठाणे में 10 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट मुंबई मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में बृहस्पतिवार को दिन भर आंशिक बादल छाए रहेंगे, कहीं गर्जन वाले बादल बनने और कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। उमस अभी भी लोगों को दिल्ली में परेशान करेगी, जहां अधिकतम और न्यूनतम तापमान 36 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। हिमाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश होने की स्थिति रहेगी। मौसम विभाग ने भारी बारिश के कारण भूस्खलन की आशंका, बादल फटने की घटनाएं भी होने की आशंका जताई है। 3 जिले चंबा, शिमला और सिरमौर में अचानक बाढ़ और भूस्खलन को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देश लाइव में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।